फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 खास तौर से 1 to 5 और पीआईटी के लिए क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस के जो है कि टोटल 12 चैप्टर में से आज हम लोग टोटल 6 चैप्टर का एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। ये होगी आपकी पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। जिसमें फ्रेंड्स देखिए हम लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो ये आपका जो है कि ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अध्याय 1, ठीक है। अध्याय 1 में जो है कि पहला प्रश्न आपका क्या बनाया गया है, ये सूखी बर्फ है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न जहाँ से बनाया गया है क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 1 से, उस जो है कि चीज़ को जो है कि यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स जैसे कि आपको इसमें टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के 1 to 5 और 6 to 8 में जितने प्रश्न जिन चैप्टर से पूछे गए होंगे उनको भी यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे ये प्रश्न आपका 6 to 8 जो है कि टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 1 से ही था। देखिए यहाँ से जो है कि ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे, ये भी प्रश्न आपके टीआरई 3.0 6 to 8 में मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था, जो प्रश्न नंबर 3 है। ये भी आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 साइंस से ही पूछा गया था। देखिए यहाँ से इसको जो है कि हाईलाइट भी कर दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहला प्रश्न हमारा क्या है, सूखी बर्फ है, यानी कि सूखी बर्फ क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स सूखी बर्फ जो है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए ये जो है कि आपके 9th के एनसीईआरटी विज्ञान से जो है कि अध्याय नंबर 1 से ये प्रश्न आपके टीआरई 3 में पीआईटी में पूछा गया था, ठीक है। तो टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न जो है कि पीआईटी में पूछा गया था, ठीक है। और ये आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी के अध्याय 1 से, और ये कहाँ से पूछा गया था। तो ये जो है कि आप इस पूरा जो है कि पेज को देखिए। पहला आपका 9th का जो है कि साइंस का चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, और चैप्टर नंबर 2 क्या है, हमारे आसपास के जो है कि शुद्ध पदार्थ, और तीसरा चैप्टर है हमारा परमाणु तथा अणु। तो ये आपका पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर के एमसीक्यूज को जैसे ही हमने जो है कि स्टार्ट किया, यहाँ पर देखिए ये आपके जो है कि टीआरई 3 री एग्जाम पीआईटी में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस जो है कि कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है कि प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा ये आपका जो है कि दूसरा प्रश्न है, जो कि आपके टीआरई 3 री एग्जाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले जो है कि पेपर में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए 9th की एनसीईआरटी विज्ञान अध्याय 1 के जो है कि ये चैप्टर से ये प्रश्न जो है कि आपके टीआरई 3 री एग्जाम 6 to 8 जो मैथ और साइंस वाला जो पोर्शन वाला पेपर होता है, उसमें ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो है कि सभी क्वेश्चंस पेपर हमारे जो है कि टेलीग्राम चैनल पर फाइनल आंसर की के साथ अपलोडेड हैं, वहाँ से जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से ठोस की विशेषता नहीं है। तो देखिए ठोस की विशेषता ये होती है कि इनका आकार निश्चित होता है, ये भी सही है। और अणु बारीकी से पैक किए गए हैं, ये भी जो है कि सही है। लेकिन ठोस की विशेषता ये बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से बहने की क्षमता ठोस में नहीं होती है, ठीक है। तो यही जो है कि पूछा गया था कि ठोस की विशेषता कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही हमारा जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कि आप देखिए 9th की एनसीईआरटी साइंस के जो है कि कहाँ से पूछा गया है। तो ये देखिए उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्य होती है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको इस प्रश्न का जो है कि आंसर मिल गया, जो कि आपके 9th की एनसीईआरटी विज्ञान के पहले चैप्टर से था, ठीक है। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और चूंकि ये भी आपके जो है कि 6 to 8 वाले में जो है कि टीआरई 3 री एग्जाम मैथ और साइंस वाले में ही पूछा गया था, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डायरेक्ट यहाँ पर फ्रेंड्स परिभाषा ही पूछ लिया गया था, जिसको जो है कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए ये आपके जो है कि चैप्टर 1 से ही पूछा गया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख सकते हैं एक ही जगह से ये आपके पीआरटी में उठा लिया गया और ये जो है कि आपके 6 to 8 में जो है कि उठा लिया गया। ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो डायरेक्टली फ्रेंड्स आपके जो है कि देखिए बीपीएससी चूँकि फैक्चुअल प्रश्न पूछती है तो आपको जो है कि लाइन बाय लाइन जो है कि पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए 10th की ज्योग्राफी और 9th की साइंस और 10th की जो है कि साइंस सभी हम लोग इसी चैनल पे कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी शेष हैं जो कि थ्योरी अभी बाकी है, तो उनको जो है कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग एमसीक्यूज को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ये प्रश्न बना था और यहाँ पर देखिए आपके जो है कि अब हम लोग इतने प्रश्न आपके जो है कि पहले चैप्टर से बने थे। जैसे जैसे चैप्टर 2 आएगा वैसे आपको प्रश्न मिलेंगे कि चैप्टर नंबर 2 से कितने प्रश्न आए थे और चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कि एक तरफ से चैप्टर 1 के एमसीक्यूज को पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें कैसी ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के कण जो है कि निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें जो है कि गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ के कण अगर निरंतर गतिशील होते हैं तो उनमें जो है कि गतिज ऊर्जा होती है। देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया गया है। चूँकि फ्रेंड्स मैं यहीं से जो है कि एमसीक्यूज बनाता हूँ इसलिए कि देखिए बीपीएससी आपके जो है कि लाइन बाय लाइन प्रश्न यहाँ से उठा रही है। ठीक है, तो ये जो है कि बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए वीडियो है। और देखिए अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अगर थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्त अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और देखिए कमेंट करते हैं तो हमें भी जो है कि मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ। और जब आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो मुझे भी जो है कि और जो है कि अच्छे मटेरियल परोसने की हमें भी इच्छा होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा होती है। और यहाँ पे देखिए तापमान बढ़ने से कणों की गति जो है कि तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था। चूँकि फ्रेंड्स एमसीक्यूज के बाद मैं जो है कि सभी सब्जेक्ट एनसीईआरटी के आपके चैप्टर वाइज में फैक्ट बिल्कुल हाइलाइटर से हाईलाइट करके ही पढ़ाऊँगा। तो देखिए चैनल से बने रहिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नमक, चीनी व पोटेशियम परमंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं, इसका कारण जो है कि क्या है? तो देखिए नमक, चीनी व पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में विस्तृत हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है फ्रेंड्स यहाँ पे कणों के बीच रिक्त स्थान होने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए मैं यहीं से जो है कि आपका उठाया हूँ। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान का होता है। ठीक है, तो नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए, तो यही जो है कि और पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो यहीं से बिल्कुल आपका जो है कि प्रश्न मैं जो है कि बनाया था। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जिसको जो है कि आप जो है कि नोट डाउन भी करते जाएंगे। ठीक है, देखिए चूँकि फ्रेंड्स आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी अगर ले लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसा होता है, यानी कि वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसा होता है? तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 7 नंबर की तरफ बिल्कुल यहाँ से देखिए यहाँ से ये प्रश्न मैं जो है कि बनाया था। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिसमें वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, और वायु यहाँ पे देखिए आर्द्रता में कमी, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। और ये चूंकि मैं यहाँ से प्रश्न बनाया था
तो यहाँ से बिल्कुल देखिए मैं एरो भी यहाँ पे बनाया हूँ। तो देखिए वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो यहीं से बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, ये जो है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे 7 नंबर के जो है कि प्रश्न की तरफ। और देखिए सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण कैसा होगा, यानी कि अगर सतही क्षेत्र को जो है कि बढ़ाया जाएगा या बढ़ेगा तो वाष्पीकरण हमारा कैसा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सतह क्षेत्र अगर जो है कि बढ़ेगा तो वाष्पीकरण हमारा जो है कि ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, मैं चूँकि हाईलाइटेड भी कर रखा हूँ। और यहाँ से देखिए सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तो चूंकि आपने देखा होगा और ये जो है कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, देखिए सतही क्षेत्र का मतलब कोई भी चीज़ें अगर फैला दिया, चूँकि जैसे आप देखिए कोई भी अगर आप कपड़े धोते हैं, अगर उनको फैला देते हैं बढ़िया तरीके से तो वो जल्दी सूख जाते हैं। तो उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। और यहाँ से देखिएगा आपके जो है कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, यानी देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है। तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि मैं नीचे दिखाऊंगा, यहाँ पर आप जान लीजिए कि किसी भी चीज़ को जो है कि अगर कोई भी अगर मात्रा दी गई हो सेल्सियस में और उसको केल्विन में बदलना हो तो उसमें जो है कि हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग 273 जो है कि जोड़ देंगे, ठीक है। 273 जोड़ देंगे। तो देखिए उसी प्रकार यहाँ पे 100 में क्या किया गया है, 273 जोड़ दिया गया है, जो कि यहाँ पे 373 जो है कि केल्विन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको जो है कि सेल्सियस में दिया गया है कोई मान और केल्विन में बदलना है तो 273 उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर जो है कि केल्विन में दिया गया हो और उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो उसमें -273 घटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि देख पा रहे होंगे, जल के लिए यह तापमान 373 के 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 273 + 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में, ठीक है। तो 373 केल्विन हो गया है। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों की ऊर्जा पानी के कणों की ऊर्जा से कैसी होती है। तो ये जो है कि होती है फ्रेंड्स, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी बहुत ही गहराई से पूछती है, तो आपको ये सारी लाइनें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप एमसीक्यूज में अगर पढ़े रहेंगे तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि प्रश्न को बना पाएंगे, ठीक है। देखिए मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके टीआरई 1 में भी बना है, टीआरई 2 में भी बना है और टीआरई 3 में भी बना है। और टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि टीआरई के आपके 4 एग्ज़ाम टोटल हुए थे और चारों में जो है कि एनसीईआरटी से भर भर के प्रश्न जो है कि आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल, और कण यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से अगर आप जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, और यहाँ से देखिए तापमान पर भाप तथा वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बनाया गया था। और आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से देखेंगे 10 नंबर के प्रश्न को। देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग जो है कि कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखिएगा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने वाली ऊर्जा क्या कहते हैं।
तो देखिएगा इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर संलग्न की प्रसुस्त उष्मा, ठीक है। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिएगा मैंने एरो बनाया है आपके जो है कि सुविधा के लिए, और हाईलाइट भी कर दिया है उस चीज़ को जो कि आप नोट डाउन कर सकें। देखिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुस्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बना था, ठीक है। और देखिएगा आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर के प्रश्न को, ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है। यानी कि जब ठोस जो गलता है तो उसके जो है कि तापमान जो है कि उस प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है, तो उसमें जो है कि तापमान समान रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और उस ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो उस ऊष्मा को जो है कि हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊर्जा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से संलग्न किसे कहते हैं, यानी कि संलग्न आपने ऊपर देखा था, पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए संलग्न हम लोग किसे कहेंगे, तो देखिएगा संलग्न हम लोग संलग्न उसे कहेंगे जिसमें जो है कि फ्रेंड्स आपके ठोस से द्रव में परिवर्तन होगा, उसे जो है कि हम लोग संलग्न कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे 15 नंबर का प्रश्न, और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है कि ध्यान दिए होंगे यहाँ पे ये मैंने ऊपर भी बताया था संलग्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 15 नंबर के प्रश्न को, तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव जल में किस वजह से परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि तापमान बढ़ने पर बर्फ जो है कि पिघलकर द्रव या जल में बदल जाता है किस वजह से, ठीक है। तो यह इसका वजह है फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा बढ़ने पर। गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा और उसमें जो है कि बर्फ पिघलकर द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और बिल्कुल आप यहाँ पे जो है कि देख पा रहे होंगे जब द्रव ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिस यहाँ पे देखिए जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे जो है कि गलनांक कहते हैं। तो देखिए ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है, इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो गति करने लगते हैं। तो यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न मैं बनाया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल जो मैं चीज़ें आपको ऊपर बताया था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए उसमें जो है कि 273 घटाया जाएगा, और सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए जो है कि तापमान में जो है कि 273 हमें जोड़ना होगा। तो ये मैं आपको ऊपर ही बता दिया था। और यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स बिल्कुल सीएनजी का पूरा रूप क्या है, यानी कि सीएनजी का पूरा नाम या पूरा रूप क्या है। तो देखिए ये सीएनजी जो है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ये जो है कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, मैं नीचे दिखाऊंगा। और एलपीजी का जो है कि पूरा रूप क्या है, तो एलपीजी का जो है कि पूरा रूप द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों प्रश्न आपके जो है कि यहीं से बने थे। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहेंगे। और यहाँ पे देखिए आजकल के वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी का उपयोग होता है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रश्न आपके यहीं से बने थे, और जिसको जो है कि आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और यहाँ से देखिए जलचर प्राणी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है इससे जो है कि जलचर जो प्राणी होते हैं वो श्वास लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से
यहाँ पे ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। तो एक ही लाइन में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, जो कि आसान है, लेकिन फ्रेंड्स हम लोग इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें ये भी हमें जो है कि जोड़ना जरूरी था। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सिलेंडर में जो है कि प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और जो है कि बी। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिए कि सिलेंडर में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता के उदाहरण कौन कौन से हैं। यानी कि वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता के उदाहरण, ये जो है कि आपके बुक में भी दिया गया है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, ये भी जो है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता के एक उदाहरण है। और बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का नजर आना, ये भी जो है कि आपका जो है कि ये भी वाष्पीकरण के कारण शीतलता के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, जिसका एक मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखिए, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, ये एक उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण है, बर्फीली जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें का नजर आना, यह एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक फ्रेंड्स पास्कल होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो है कि आपके राशि और उनके मात्रक दिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटी अगर दिया है तो पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं ट्रिक किया हूँ, दाब का जो है कि मात्रक पास्कल होता है, और घनत्व का जो है कि मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। आयतन का जो है कि मात्रक होता है घन मीटर, और भार का मात्रक जो है कि न्यूटन होता है, और संहति का मात्रक जो है कि किलोग्राम होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और तापमान का जो है कि मात्रक से केल्विन होता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, अगर एनसीईआरटी बुक्स में दिया गया है तो पूछ सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और 2 की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें आपको पहला प्रश्न दिखेगा, जो कि आपके TRE3 री एग्ज़ाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा कोलायड नहीं है। तो कोलायड इसमें जो है कि सिरका नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रक्त और जो है कि धुआं क्या है, ये कोलायड है। ठीक है, ये जो है कि कोलायड है, आप जो है कि याद रखिएगा। और चैप्टर नंबर अगर 2 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से देखिए कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण, जिसमें जो है कि आपको धुआं भी दिख रहा होगा और रक्त भी होता है, जो कि इसमें रक्त नहीं दिया गया है। तो रक्त भी जो है कि एक क्या है, कोलाइड्स का उदाहरण है। तो रक्त को भी आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है कि सिरका जो है कि कोलाइड्स का उदाहरण नहीं था। तो यहाँ से ये जो है कि आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और चूंकि चैप्टर हमारा कौन सा है, दूसरा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे, मिश्रण किससे मिलकर बना है। तो मिश्रण फ्रेंड्स हमारा जो है कि किससे मिलकर बनता है, तो ये जो है कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर मिश्रण बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये आपका जो है कि 9th की एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इसके नीचे जो है कि मिश्रण से स्टार्टिंग हुआ है। और देख सकते हैं आप, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बनता भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं जल में जो है कि घुले हुए सोडियम क्लोराइड वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता है। और समांगी मिश्रण क्या है, तो समांगी मिश्रण फ्रेंड्स बिल्कुल वह मिश्रण है जिसकी बनावट समान होती है। ठीक है, तो जिसकी बनावट समान होती है वो समांगी मिश्रण होते हैं। यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा
बिस्मांगी मिश्रण क्या है? तो बिस्मांगी मिश्रण वो है जो कि मिश्रण जिसकी बनावट जो है कि असमान होती है। तो जिसका मिश्रण बनावट असमान होगा वो बिस्मांगी होगा और समान होगा तो समांगी होगा। यहीं से जो है कि आप ये अंतर को पकड़ के रखेंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, चूंकि जो है कि हम लोग एनसीईआरटी में देखते हुए चल रहे हैं, तो देखिए जिसकी बनावट समान होती है इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो समान है तो समांगी और असमान है तो बिस्मांगी, इसको आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए विलयन क्या है? तो विलयन फ्रेंड्स दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए विलयन, यहाँ पे देखिए जैसे ही विलयन स्टार्ट होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल प्रश्न बनता है और बनेगा, बस आपको जो है कि धैर्यता पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे विलयन के कौन से भाग होते हैं? तो विलयन के देखिएगा दो भाग होते हैं, विलायक एवं विलय। ठीक है, तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ओ बी दोनों। तो विलायक के कौन कौन से भाग होते हैं? तो विलयन के जो है कि दो भाग होते हैं, विलायक एवं विलय। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। ये मिश्र धातुओं के बारे में जो है कि कुछ दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कापर लगभग 70% का मिश्रण है। तो इसको जो है कि आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे किसी विलयन के दो भाग होते हैं। ठीक है, विलायक और विलय। ठीक है, किसी विलयन को दो भागों में विलायक और विलय में बांटा जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बनता है। और यहाँ पे आप जो है कि देख सकते हैं विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलता है उसे विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और देखिए विलयन में विलायक कौन से होते हैं, यानी कि विलयन में विलायक कौन से होते हैं? तो देखिएगा विलयन में जो है कि विलायक जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे जो है कि देखिए विलयन में विलायक कौन होते हैं? तो देखिएगा विलयन में विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में कितनी होती है? तो विलयन में जो है कि विलेय की मात्रा विलायक से जो है कि यहाँ पर होती है कम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा ये दोनों प्रश्न आपके यहीं से बने थे। और यहाँ से देखिएगा विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलय में बांटा जाता है। और देखिएगा विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूर से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन से मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। और विलयन का वह घटक जिसमें प्रायः कम मात्रा होता है जो विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल इसको जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से चीनी और जल के विलायक में विलेय कौन सा है, यानी कि चीनी और जल के जो है कि विलायक में विलेय कौन सा है? तो विलेय फ्रेंड्स यहाँ पर जल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स चीनी है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा चीनी और जल के विलायक में विलेय जो है कि चीनी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हम लोग जो है कि देखेंगे 8 नंबर के प्रश्न को हम लोग क्या बताए थे, थोड़ा हमें मिस्टेक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा विलयन में विलेय की मात्रा विलायक में कितनी होती है? तो कम होती है, ये तो सही है। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। और 10 नंबर का प्रश्न देखिए ये उदाहरण के लिए भी दिया गया है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही बनाया हूँ तो ये उदाहरण भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलय है और जल जो है कि विलायक है। तो चीनी विलय है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और कुछ और भी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, 4 उदाहरण।
इनको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल जो है कि विलायक है, ये आप नोट डाउन करिएगा। और वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल जो है कि विलायक है। और आप इसमें जो है कि देख पा रहे होंगे वायु गैस में गैस का विलयन है, यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में, आप याद रखिएगा, और नाइट्रोजन 78% इसका समांगी मिश्रण है। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन को जो है कि क्या वायु का विलायक कहा जाता है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा, ठीक है। और 10 नंबर का प्रश्न, छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, यानी कि छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो ये प्रभाव डालते हैं प्रकाश की किरण जो है कि किरण को फैलाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न बिल्कुल आपका जो है कि बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा विलयन के गुण भी दिया है, देखिए विलयन एक समांगी मिश्रण है। और यहाँ से देखिएगा विलयन के कण व्यास 1 nm यानी कि 10⁻⁹ मीटर होता है, और इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। और यहाँ से देखिए छानने की, और यहाँ पे दूसरा 11वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, विलयन में मौजूद विलय की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो विलयन जो है कि यहाँ पे होते हैं तनु, सांद्र और संतृप्त। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं विलयन की सांद्रता। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने हाईलाइट भी किया है, और यहाँ पे एरो भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तो यहीं से प्रश्न बना था, और जो है कि आपके एग्जाम में भी बन सकता है, ठीक है। एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उस विलयन को क्या कहेंगे, तो उस विलयन को हम लोग फ्रेंड्स कहेंगे संतृप्त विलयन। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये जो है कि हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, और आपको जो है कि इतना बढ़िया तरीके से हाईलाइट करके परोसा जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप कम टाइम में ज़्यादा जो है कि कवर कर पाएंगे, और जो है कि अपना एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अब हम लोग बढ़ेंगे 13 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए विलयन के कणों का व्यास कितना होता है, तो विलयन के जो है कि कणों का व्यास हमने ऊपर बताया था 10⁻⁹ मीटर से भी जो है कि कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न आप जो है कि वायु में विलायक कौन सा है, यानी कि वायु में विलायक कौन सा है, तो वायु में फ्रेंड्स विलायक है बिल्कुल नाइट्रोजन, हमने जो है कि बताया था। ऑप्शन नंबर जो है कि याद रखिएगा बी। वायु में विलायक कौन है पूछा जाता है, तो वायु में विलायक जो है कि नाइट्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा आगे, और यहाँ से देखिएगा वायु गैस में गैस का विलयन है, इसमें मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। और नाइट्रोजन को देखिए एरो हमने बनाया है, और नाइट्रोजन का जो है कि क्या कहते हैं, तो वायु का विलायक कहा जाता है। और वायु में उपलब्ध दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन को विलायक कहा जाता है। और देखिए क्रिस्टलीकरण कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो देखिए क्रिस्टलीकरण प्रयोग होता है समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, और अशुद्ध नमूने से कॉपर सल्फेट को पृथक करने में। यानी कि तीनों ऑप्शंस बिल्कुल राइट है, इसलिए जो है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। तो देखिएगा मोमबत्ती से जलने की प्रक्रिया ये कैसा परिवर्तन है, ये आपसे जो है कि पूछा जा रहा है। तो देखिए ये मोमबत्ती से जलने की प्रक्रिया भौतिक जो है कि प्रक्रिया है, और भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, यानी कि भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं। ये जो है कि इसमें जो है कि साफ साफ तौर पे कहा गया है कि मोमबत्ती जब जलती है तो इसमें जो है कि भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 17 नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम तत्व शब्द किसने प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम जो है कि तत्व शब्द का प्रयोग किया गया था रॉबर्ट बायल के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए तत्व के बारे में, यहाँ पर रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था और बन भी सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स वैज्ञानिक हैं और आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्या आप इसे जानते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 जो है कि तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं, 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं, और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन जो है कि कमरे के तापमान पर द्रव हैं। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से ये जो देखिए तत्व, और रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम शब्द का जो है कि प्रयोग किया था। तो ये जो है कि यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना था, और यहाँ से इनको जो है कि आप कैप्चर करेंगे। ठीक है, और देखिएगा फ्रेंड्स आपके जो है कि और भी प्रश्न हैं, और यहाँ से ये हमने जो है कि कुछ यहाँ पे देखिए दिया गया है। और यहाँ से देखिएगा तत्व के बारे में, और धातु के जो है कि धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को ये कुछ को प्रदर्शित करती हैं। तो धातुओं के गुण यहाँ पे दिया गया है, और चूंकि धातु के गुण के भी बारे में भी प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में 6 to 8 में। तो देखिए धातुएं चमकीली होती हैं, और ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक भी होती हैं धातुएं, और धातुएं तन्य होती हैं, इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये मैं धातु एवं अधातु में आपको पढ़ाया था। ये आघात वर्ध्य होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। ठीक है, और जैसे ये धातुओं के उदाहरण क्या क्या हैं आप देख पा रहे होंगे, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। तो ये इसमें आपको प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है, और इनमें से 3 ऑप्शंस दे देगा और एक जो है कि कोई और दे देगा। इसमें जो है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इनको जो है कि आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अधातुएं, यहाँ पे दिया गया है अधातुएं। यहाँ पे देखिए अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को ही प्रदर्शित करती हैं, यानी कि सामान्य रूप से ये अधातु का गुण है। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धिता नहीं होती हैं। ठीक है, और ये देखिए अधातु के उदाहरण क्या हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा, और ये हमने जो है कि बता ही दिया है। और यहाँ से आप जो है कि देख सकते हैं मिश्रण एवं यौगिक में यहाँ पर अंतर दिया गया है। इनको जो है कि आप देखिएगा, तत्व पहले मिश्रण और यौगिक, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे मिश्रण और यौगिक को। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, और मिश्रण व संगठन परिवर्तनीय होता है, और नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, और नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। तो ये यौगिक और ये इनके यानी कि यहाँ पे अंतर दिया गया है, जिनको आप देख लेंगे।
और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। देखिए पदार्थ, तो पदार्थ कैसी होती हैं, ठोस द्रव गैस होती हैं। और शुद्ध पदार्थ में देखिए तत्व और यौगिक आते हैं। और यहाँ पे मिश्रण में जो है कि कोई नियत संगठक नहीं है, और मिश्रण में जो है कि समांगी और विषमांगी आते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और तत्व में जो है कि यहाँ पे इनको जो है कि आप याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ से शुद्ध पदार्थ में जो है कि तत्व और यौगिक आते हैं। और यहाँ से देखिएगा यौगिक के उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि ये यौगिक हैं। और तत्व के उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ये क्या है, सारे तत्व हैं। और समांगी और विषमांगी में देखिए ये समान संघटन होते हैं और ये असमान संघटन होते हैं। और यहाँ पे देखिएगा समांगी के उदाहरण क्या है, जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल इत्यादि, ये समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण में देखिएगा बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त और तेल में जल, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। तो इनसे प्रश्न बनता है और बनेगा भी, जो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब देखिए 2 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो देखिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो अभी तक बने रहिएगा। और देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, किन 2 वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया था। तो ये जो है कि आतवा एल जो है कि लवाइजिए थे और जोसेफ एल प्राउस्ट थे। इनको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जो है कि 9th के एनसीईआरटी में जैसे स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 3, इसमें जो है कि दिया गया है, देखिए रासायनिक संयोजन के नियम, इनको कौन कौन दिए हैं, लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के लिए निम्नलिखित के 2 नियम प्रतिपादित किए। तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए ये जो है कि नियम था, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये जो है कि ये किसका था, ये इसका यहाँ पे देखिए स्थिरांक अनुपात का नियम, ये लवाइजिए का था। और यहाँ से देखिएगा, और यहाँ से आगे, और यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ से ये लवाइजिए से निर्मित होता है। और यहाँ से देखिएगा प्राउस्ट के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। और यहाँ से देखिएगा बिल्कुल यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव एक संबंधी 8 होता है। ठीक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यौगिक में तत्व सदैव कैसे द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी कि यौगिक में तत्व सदैव कैसे जो है कि द्रव्यमानों के अनुपात में जो है कि विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बना था। और यहाँ से देखिएगा प्रश्न नंबर 3, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। यानी कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वो क्या कहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है वो द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता और द्रव्य का विनाश नहीं हो सकता। ये जो है कि हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से दिया गया है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन और न ही जो है कि विनाश हो सकता है। तो देखिए द्रव्यमान का न तो सृजन और किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो यहाँ से आप कैप्चर करेंगे। और यहाँ से देखिएगा ये स्थिर अनुपात का नियम, ये लवाइजिए का है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखिए निम्न में से डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन सी थी। यानी कि डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना कौन कौन से ऑप्शंस हमारे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे उपरोक्त राइट आंसर क्या है, डी राइट आंसर है। यानी कि जो है कि परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ये भी डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना करता है। और यौगिकों के परमाणु की सापेक्ष
संख्या निश्चित होती है ये भी विवेचना कर रहा है, और परमाणु न तो सृजित होते हैं और न ही विनाश होते हैं। तो ये जो है कि उपयुक्त जो है कि राइट आंसर क्या है, सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे यहाँ से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे देखिएगा परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, और यहाँ से किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो यहाँ से ये डाल्टन का यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो है कि डाल्टन के विवेचना निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक मिश्रण हो तो सूक्ष्म कणों के बने होते हैं जिनमें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से, तो ये डाल्टन के जो है कि ये विवेचना कर सकते हैं डाल्टन के नियम की। यहाँ पे एक नोट डाउन करिएगा, 2 और 3 और 4। ठीक है, तो ये सारी पॉइंटें हैं, और यहाँ से 4, 5 और 6 भी दिया गया। ठीक है, तो इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, और यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो और 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा। और परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है, तो नैनोमीटर में मापा जाता है, आपने ऊपर जो है कि देखा था। और 5 का जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से परमाणु की, यहाँ पे देखिए परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, तो यहाँ से जो है कि आपका आंसर मिल गया होगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैं उन्हीं चीज़ों को जो है कि पढ़ा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। वैसे तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, जिसको जब हम लोग एक्स्ट्रा जो है कि एमसीक्यूज करेंगे इन चैप्टर से संबंधित, तो और भी आपको एमसीक्यूज लगातार मिलते रहेंगे। लेकिन ये जो आपके जो एनसीईआरटी में दिया गया है, हम लोग सिर्फ उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर जो है कि आधारित था, तो ये जो है कि रासायनिक संयोजन पर आधारित था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का जो नियम था वो रासायनिक संयोजन पर आधारित था। ठीक है, और देखिएगा आगे यहाँ पर देखेंगे डाल्टन के, यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये डाल्टन का नियम है और इनकी विवेचना है। और यहाँ पे जो है कि फ्रेंड्स आपको जो है कि दिख रहा होगा, रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो यही पूछा गया था आपके प्रश्न में, इनको जो है कि आप याद रखिएगा। और देखेंगे फ्रेंड्स आगे, आईयूपीएससी का पूर्ण नाम क्या है। आपने आईयूपीएससी का जो है कि नाम सुना होगा, जिसका जो है कि इसमें जो है कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, और ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। 9th के एनसीईआरटी विज्ञान चैप्टर नंबर 3 में ये आईयूपीएससी का पूर्ण रूप जो है कि दिया गया है, जो आपके एग्जाम में देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि अगली बार ये जरूर पूछा जा सकता है TRE 1 में, PRT में, या तो 6 to 8 में, या तो आपके 9 to 10th में, या TGT या PGT में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईयूपीएससी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको जो है कि आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। आईयूपीएससी का पूर्ण रूप है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, और ये जो है कि आपके किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए जो तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बर्जीलियस। ठीक है, तो बर्जीलियस को आप याद रखिएगा। ये बर्जीलियस वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक दिए थे और जो तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक बर्जीलियस थे, और ये दोनों प्रश्न आपके जो है कि यहीं से पूछे गए थे, मैं नीचे दिखाऊंगा। और पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था, वो वैज्ञानिक थे जो है कि ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन थे। ठीक है, तो डाल्टन को आप याद रखिएगा, वो पहले वैज्ञानिक डाल्टन है जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा, ये जो है कि आपके जो है कि बुक्स में दिया गया है, यहाँ पे आप जो है कि जब यहाँ से जब देखेंगे, डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। तो ये यहाँ से एक प्रश्न का आंसर यहाँ से मिला। और देखिए यहाँ से आईयूपीएससी का जो है कि पूर्ण रूप यहाँ पे देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएससी एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान
करती है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था। और देखिए IUPAC का फुल फॉर्म भी इसमें दिया गया है, तो बिल्कुल दिया है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बर्जिलियस ने तत्वों के, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो, और यहाँ पे देखिए बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नाम के एक या एक से अधिक अक्षरों से प्रदर्शित होता था, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनता है और बन भी सकता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं डाल्टन का हो गया। और प्रश्न नंबर हम लोग 10 को देखेंगे। देखिए, किस रूप में कार्बन के 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के एक जो है कि 1/12वें भाग को लेते हैं? तो ये जो है कि लेते हैं किनको कहेंगे? तो मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई। 10 का जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न आपका कहाँ से बना था मैं नीचे दिखाऊंगा। और देखिए 11 नंबर का प्रश्न हमारा, निम्न में से नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कौन सा है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन का जो है कि परमाणु द्रव्यमान होता है 14 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए आपका जो है कि यहाँ पे बिल्कुल यहीं से लाइन उठाई गई थी, एरो आपको दिख रहा होगा। कार्बन के 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे पूछा गया था। और नाइट्रोजन का जो है कि परमाणु द्रव्यमान आपसे जो है कि पूछा गया था। और नाइट्रोजन का जो है कि परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे देखिएगा कितना दिया गया है। यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान और यहाँ पे तत्व है जिसमें नाइट्रोजन, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 14 है, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न यहाँ से बना था। और यहाँ से देखिए आपका जो है कि कुछ परमाणु द्रव्यमान भी दिए गए हैं। तो ये प्रश्न आप जो है कि आपके एग्जाम में बन सकता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और कार्बन का जो है कि परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का जो है कि परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24, और सल्फर का जो है कि परमाणु द्रव्यमान 32, और क्लोरीन का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो है कि 35.5 होता है, ठीक है। और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, जिनको आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा प्रश्न नंबर यहाँ पे 12, अणु की संरचना। यहाँ पे आप जो है कि देखिएगा अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को जो है कि कहते हैं हम लोग परमाणु की परमाणुकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है कि आपका यहाँ से बना था। यहाँ पे जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो यहाँ से एरो यहाँ पे दिख रही होगी, और मेन चीज़ों को मैं जो कि हाईलाइट भी किया हूँ, तो ये जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे ये आप जो कि देखिए यहाँ से आपको 2 प्रश्न बन सकता है। यहाँ से आप जो है कि देखिएगा यहाँ पे अधातु और ये धातु है, ठीक है। तो धातु में देखिएगा सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये क्या है? धातु है। और आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर, ये क्या है? अधातु हैं। तो देखिएगा आर्गन क्या होता है? आर्गन की परमाणुकता क्या होती है? तो 1 परमाणुकता होती है। हीलियम की 1 परमाणुकता होती है। ऑक्सीजन की द्विपरमाणुकता होती है। और हाइड्रोजन की द्विपरमाणुकता, नाइट्रोजन की द्विपरमाणुकता, क्लोरीन की भी द्विपरमाणुकता, और फास्फोरस की देखिएगा चतुष्परमाणुकता होती है, यानी कि 4 होती है परमाणुकता। और सल्फर की देखिए बहुपरमाणुकता होती है। और सोडियम का देखिए 1 परमाणुकता होती है। और आयरन की भी 1 परमाणुकता, और एल्युमिनियम की 1 परमाणुकता, और कॉपर की भी 1 परमाणुकता होती है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका नीचे मैं बनाया भी हूँ। और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। किसी अणु की जो है कि यहाँ पे ये प्रश्न आपका जो है कि बना था। और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, इसमें आप जान लीजिए। तो 13 का जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अणु, ठीक है। तो अणु को आप याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग अणु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से जो है कि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? तो मैं जो है कि आपको ऊपर भी दिखाया था। और चूँकि ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है, जो है कि परमाणुकता यहाँ पर होती है
द्विपरमाणुकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो या दो से परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। ये जो है कि देखिए आपकी जो है कि अणु की परिभाषा है। और यहाँ से देखिएगा ये आपके जो है कि द्विपरमाणुकता, यहाँ पे कुछ धातुओं के परमाणुकता दिया गया है, तो यहाँ से इनको भी आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ से देखिएगा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। तो यहाँ ये जो है कि आपका पहला प्रश्न है। और ये जो है कि TRE3 री एग्ज़ाम 6 to 8 में जो है कि पूछा गया था मैथ और साइंस वाले पेपर में। ये देखिए किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है, यानी कि किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है। ये जो है कि आपके 6 to 8 में TRE 3.0 में री एग्ज़ाम वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और देखिए TRE 3 6 to 8 मैथ और साइंस का जो पेपर हुआ था वो पेपर हमारे जो है कि टेलीग्राम चैनल पर फाइनल आंसर की के साथ में अवेलेबल है। आप इन प्रश्नों को उनमें देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए तो इलेक्ट्रॉन जो है कि आपका राइट आंसर है। और इस प्रश्न को हम लोग जिस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे ये प्रश्न देखिए उसी चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। और जैसे ही फ्रेंड्स आप जो है कि यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि दिखाई दे रही होगी एरो दिखाई दे रही होगी, यानी कि यहीं पर आपका जो है कि प्रश्न का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 जो है कि माना जाता है, ठीक है। और P देखिए प्रोटॉन यहाँ पे देखिए धनात्मक है, यहाँ पे जो है कि आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रश्न जो है कि आपका 9th के NCERT साइंस के चैप्टर नंबर 4 से जो है कि पूछा गया था, ठीक है। और भी देखिए 10 प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही 10 प्रश्नों को देखेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 से और चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 6 से पूछे गए थे, जिनका हम लोग आज MCQs को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। तो परमाणु का जो है कि नाभिक धनात्मक होता है, मैंने अभी जो है कि ऊपर दिखाया था प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए ये जो है कि आपके चैप्टर नंबर 4 से परमाणु की संरचना से ही यहाँ पर आप जो है कि देख सकते हैं प्रोटॉन जो है कि यहाँ पर देखिए P+ यानी कि प्रोटॉन धनात्मक होता है, ठीक है। तो यहीं से इन दोनों प्रश्नों को आप जो है कि बना पाएंगे, ठीक है। और ये देखिए ये दोनों प्रश्न जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था ये जो है कि TRE 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले जो है कि पेपर में पूछा गया था, जिसका जो है कि क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है फाइनल आंसर की के साथ में। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो है कि आपके जो है कि TRE 3 री एग्ज़ाम 6 to 8 में ही ये पूछा गया प्रश्न है मैथ और साइंस वाले में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो 2 और 5 ये जो है कि नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये जो है कि प्रश्न आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ से, जब आप जो है कि चैप्टर परमाणु की संरचना ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 4 है परमाणु की संरचना। और इसी में जो है कि विभिन्न जो है कि यहाँ पर विभिन्न तत्वों के जो है कि परमाणु का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है कि मैं ट्रिक भी किया हूँ यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन। और यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखा हूँ नाइट्रोजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास देखिए मैं घेर के रखा हूँ 2 और 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। ये जो है कि महत्वपूर्ण तत्व हैं और ये जो है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं और ये इनकी संयोजकता है, ठीक है। तो ये आप जो है कि प्रश्न को बना पाएंगे, ठीक है। और ये प्रश्न आपका यहीं से था। और यहाँ पे कुछ और प्रश्न है, देखिए कोशिका की खोज जो है कि सर्वप्रथम किसने की थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है कि की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि प्रश्न आपका जो है कि जैसे ही आप जो है कि खोलेंगे जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर नंबर 5, तो चैप्टर नंबर 5 जो जीवन की मौलिक इकाई है जिसका हम लोग MCQs करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा हूँ। कोशिका का सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है कि
पता लगाया था। तो यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बिल्कुल जो है कि आया था, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपके जो है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। तो आप जो है कि क्लास 10th की सभी जो है कि चैप्टर के एमसीक्यूज अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर करवा दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। और क्लास 9th की जियोग्राफी उसके भी एमसीक्यूज कंप्लीट हैं, उसको भी आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। और क्लास 10th की जियोग्राफी एनसीईआरटी की वो भी उसके भी सभी चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट हैं और प्रूफ के साथ ऐसे ही। तो आप जो है कि उनको देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिएगा ये सारे प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ ये आपके 6 to 8 में टीआरई 3.0 री एग्जाम यानी कि एक ही पेपर से ये सारे प्रश्न आपके आए थे, ठीक है। और ये देखिए कोशिका के चारों ओर झिल्ली कहलाती है, तो प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आप जो है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सॉरी फ्रेंड, जैसे ही जीवन की मौलिक इकाई यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर नंबर 5 है। और यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी लिखा हूँ। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये झिल्लियाँ लिपिड अथवा प्रोटीन की बनी होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बना था। और ये किस में बना था तो मैं जो है कि बता रहा हूँ टीआरई 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 वाला पेपर, उसमें से ये सारे आपके प्रश्न आए थे, ठीक है। और देखिएगा देखिए इस जो है कि वीडियो में हम लोग टोटल 100 एमसीक्यूज लगभग करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अस्थायी ऊतकों के बारे में जो है कि एक ही कथन सही है, वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आपके टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 6 to 8 में जो है कि पूछा गया प्रश्न है मैथ और साइंस वाले में। और यहाँ से जब आप जो है कि ऊतक खोलेंगे तो ऊतक चैप्टर यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, शायद आपका जो है कि चैप्टर नंबर 6 है जिसका हम लोग एमसीक्यूज भी आज कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये विभज्य योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, ये विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। तो यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बिल्कुल आया था 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 और जिसका नाम है ऊतक, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक और प्रश्न मैं दिखाऊंगा, पौधों में विभोज्य ऊतक का क्या कार्य होता है। तो पौधों में जो है कि विभोज्य ऊतक का कार्य मेन होता है विकास करना, तो ठीक है। तो ये विभोज्य ऊतक जो होते हैं ये पौधों में विकास का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से ये प्रश्न आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बना था, ठीक है। तो ये जो है कि विभोज्य ऊतक, और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से इतने में आप जो है कि देखिएगा विभोज्य ऊतक की कोशिकाएं विशिष्टकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का विकास करती हैं। तो यहाँ से देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी लिखा हूँ और विकास करती हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बिल्कुल आपका जो है कि बना था, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न आपके एक ही पेपर में आए थे। और फ्रेंड्स अब हम लोग इतने प्रश्नों को देखने के बाद अब हम लोग चैप्टर जो है कि 4 के जितने एमसीक्यूज बनेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 के जितने भी एमसीक्यूज मिलेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, और चैप्टर नंबर 6 के जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में जो है कि लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज फ्रेंड्स यहाँ पे जे टॉमसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है कि शायद 7 नंबर का प्रश्न आपका क्या था, तो विकास, ठीक है। तो 7 का जो है कि बी था। और 8 का यहाँ पे देखिए 8 का क्या था, तो 8 का यहाँ पे 8 का भी बी है, ठीक है। तो 8 का इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे टॉमसन के द्वारा की गई थी, ठीक है। और जैसे कि हम लोग प्रूफ भी देखते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देखिएगा परमाणु की संरचना, और यहाँ पे देखिएगा एक अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है और जिसका पता कौन लगाया था, जे टॉमसन ने लगाया था। तो इसको जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपके बुक में दिया गया है। शायद आपके जो है कि आगे टीआरई 4.0 में प्रश्न बने, तो यहाँ पे आप जो है कि इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ से जो है कि हम लोग बढ़ेंगे कब किस पे, प्रश्न नंबर 9 की तरफ।
परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं? तो परमाणु में जो है कि 3 प्रकार के जो है कि आवेशित जो है कि कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा आपका जो है कि प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पर गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको जो है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारे बुक में कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है कि देखिएगा गोल्डस्टीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पे किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रोटॉन की खोज, हाँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिन्होंने केनाल रे का नाम दिया गया। ये किरणें धनावेशित किरणें थीं जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई थी। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो प्रोटॉन P+ के द्वारा, तो यानी कि प्रोटॉन की खोज जो है कि कौन किए थे? तो प्रोटॉन की खोज यहाँ पे किए थे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है कि राइट आंसर कौन था? 10 का जो है कि ए था, ठीक है। अब देखिएगा आगे 11 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर फ्रेंड्स ऋण आवेश होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो ये जो है कि सारे फैक्ट आपके जो है कि बुक में दिए गए हैं। और यहाँ से देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कैसे होते हैं? यानी कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में जो है कि कैसे होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं ये बराबर और विपरीत दोनों होते हैं। बराबर और विपरीत दोनों कैसे होते हैं? तो प्रोटॉन का जो है कि +1 होता है और इलेक्ट्रॉन का जो है कि -1 होता है। तो बराबर तो होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं, ठीक है। तो यही जो है कि इसमें कहा गया है। और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न, प्रोटॉन परमाणु के कौन से भाग में होते हैं? यानी कि प्रोटॉन परमाणु ये जो है कि कौन से भाग में होते हैं? तो प्रोटॉन परमाणु जो है कि ये होते हैं भीतरी भाग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान परिणाम जो है कि में होते हैं, समान परिमाण में होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से कैसे होंगे? तो ये जो है कि होंगे उदासीन होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भीतर यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये यहाँ से एक प्रश्न बना था आपका, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित होते हैं, यानी कि भीतर व्यवस्थित होते हैं। और यहाँ से जो है कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। और यहीं से जो है कि आपका एक और प्रश्न बना था, यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका बना था, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न, परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? यानी कि परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यहाँ पे जे टॉमसन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक प्रस्तुत मॉडल किया था जो क्रिसमस केक की तरह परमाणु एक धनावेशित गोला था। तो यहाँ से आपका जो है कि एक और प्रश्न यहाँ से बना था, प्रश्न नंबर जो है कि 15, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था? तो अल्फा कणों को जो है कि टकराया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया था? तो वो किरणें आपकी जो है कि अल्फा किरणें थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया था। तो ये जो है कि आप रदरफोर्ड के बारे में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अल्फा जो है कि कणों को सोने की पन्नी से टकराया था, ठीक है। और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे 17 नंबर का प्रश्न, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने क्या उपयोग किया? तो सोने की पन्नी का जो है कि उपयोग किया था और अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर ही टकराया गया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ से देखिएगा 18 नंबर, अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं, यानी कि जो अल्फा कण होते हैं वो प्रोटॉन की तुलना में वो कैसे होते हैं, भारी होते हैं कि हल्के होते हैं कि बराबर होते हैं। तो ये फ्रेंड्स होते हैं अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में और जो यहाँ पे भारी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 19 नंबर, अल्फा कण सोने की परमाणुओं में विद्यमान होते हैं। और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान और परमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं। तो यही से जो है कि आपका प्रश्न बना था और बन भी सकता है। ठीक है, और अल्फा कण कैसे होते हैं, यानी कि जो अल्फा कण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अल्फा कण जो है कि द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक एरो आपको जो है कि दिख रही होगी, अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है। तो ये जो है कि आप अल्फा कण के द्रव्यमान को 4u जो है कि दिमाग में रखिए, और अल्फा कण जो होते हैं वो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से देख पा रहे होंगे आप 20 नंबर का प्रश्न, अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम मिले, यानी कि जो अल्फा कण थे वो प्रकीर्णन जब हुआ तो उसमें से कौन से परिणाम मिले थे। तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए थे और कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे और एक कण वापस आ गया था। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से जब आप जो है कि देख पा रहे होंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। क्या परिणाम दिया था, तो यहाँ से ये जो है कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए थे। तो एक ऑप्शन यहाँ से था। और जो है कि आगे हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ से था, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है कि आपका बन गया था और यहाँ से बन गया था। और आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया था। तो यहाँ से ये आपका जो है कि प्रश्न था। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आपका 21 नंबर का प्रश्न क्या है, नाभिक किसे कहते हैं। तो नाभिक हम लोग जो है कि कहते हैं परमाणु का धनावेशित जो केंद्र होता है इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आप जो है कि देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उस कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस कक्षा को हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे इन कक्षाओं या कोषों को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी, यानी कि जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां निकल कर आई थी। वो कमियां क्या थी, तो वो कमियां थी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक महत्वपूर्ण कमियां थी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बना था। और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं है, और ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये इसकी जो है कि कमियां थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आपका 24 नंबर का प्रश्न क्या है, न्यूट्रॉन द्रव्यमान में किसके बराबर होते हैं, तो न्यूट्रॉन द्रव्यमान में यहाँ पर होते हैं प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बना था। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर शायद मैं 24 ऊपर लिखा भी हूँ आपकी सुविधा के लिए। देखिए न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणुक कण को खोज निकाला जो धनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। तो यहाँ से आप जो है कि इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे आगे 25 नंबर का प्रश्न, परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, यानी कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग निकालेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का
योग, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जब योग को जब करेंगे तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जब आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और यहाँ पे न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर जो है कि प्रकट किया जाता है। यहाँ पे मैं प्रश्न नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 भी लिखा हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ऊपर आपका जो है कि प्रश्न बना था और TRE 3 री एग्जाम 6 to 8 में मैथ और साइंस वाले में प्रश्न पूछा गया था। तो मैं एक और प्रश्न डाल दिया, जो ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो जो है कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6, ठीक है। तो 2 और 6 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए नाइट्रोजन का आपने पूछा था और मैं यहाँ से ऑक्सीजन का जो है कि आपको दिखाया था, यानी कि 2 और 6। और इसी तरह आप जो है कि विभिन्न तत्व, जो तत्व दिए गए हैं उनके जो है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक नज़र में जो है कि रट्टा मार लीजिएगा, 1 नंबर का जरूर पूछता है और ये सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 27 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, यानी कि निम्न में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक देखिए प्रोटियम है और ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, ठीक है। तो यानी कि उपरोक्त सभी जो है कि आपके राइट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि बना था और इस तरह जो है कि हम देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये आपका जो है कि एरो आ रही है और यहीं से जो है कि मैं प्रश्न भी बनाया हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपके लिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जब आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 28 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किन क्षेत्रों में समस्थानिक का अनुप्रयोग किया जाता है, यानी कि निम्न में से किन क्षेत्रों में समस्थानिक का अनुप्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो है कि आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग और घेंघार रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये जो है कि आपके जो है कि बुक्स में दिया गया है। और देखिए समस्थानिकों के अनुप्रयोग, तो समस्थानिकों के अनुप्रयोग यहाँ पे क्या है, तो देखिएगा यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी के ईंधन के रूप में, और यहाँ से देखिएगा ईंधन के रूप में, परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग, और घेंघार रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट हैं आपके और यहीं से प्रश्न भी बनते हैं। और देखिए प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी होती हैं। देखिए अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 की तरफ आ गए हैं, ठीक। 4 हमारा कंप्लीट होता है और देखिए कुछ आसान आपके MCQs बच गए होंगे, तो विस्तार से जब हम लोग करेंगे चैप्टर वाइज तो उसमें हम इनको इंक्लूड कर देंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके इम्पोर्टेंट MCQs थे उसको हमने बना दिए थे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। और प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं जो कि एक समान होती हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ से जब आप देखेंगे जैसे ही जो है कि चैप्टर स्टार्ट होता है और प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं। देखिए यहाँ पर मैं एरो भी दिया हूँ, देखिए मैं खुद ही बुक्स को पढ़ता हूँ ताकि जो है कि आपको जो है कि एक भी प्रश्न अगर इस चैप्टर से आए आपके एग्जाम में तो एक भी प्रश्न आपको छूटे ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं और यहाँ से प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोशिकाओं के आधार पर जीव कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो देखिए कोशिकाओं के आधार पर जो जीव होते हैं ये एक कोशिकी भी होते हैं और बहुकोशिकी भी होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से वे कोशिकाओं से बनते हैं, यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकी भी होते हैं। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो प्रत्येक बहुकोशिकी जीव एक कोशिकी से ही विकसित हुए हैं। तो यहाँ से यानी कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी भी जीव होते हैं कोशिकाओं के आधार पर। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ऐसे वैज्ञानिक थे जो कोशिका में केंद्रक का पता लगाए थे,
तो इनको जो है कि आप याद रखिएगा, शायद प्रश्न बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था, और यहाँ पे देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने, यहाँ पे देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो यहाँ से मैं आपका प्रश्न बना दिया था, और अगर एग्जाम में बन जाए तो आप जो है कि इसको याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा मानव शरीर की कोशिकाएं कैसी होती हैं, यानी कि जो मानव शरीर होता है उसमें उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तो अलग अलग होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे, और एक कोशिकी अमीबा में कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो एक कोशिकी अमीबा में कोशिकाएं होती हैं, ये आकार बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकी अमीबा। तो यहाँ से आपका जो है कि मैं प्रश्न बनाया था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ से जब आप देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 6 को, तो तंत्रिका कोशिका का आकार कैसा होता है, तो तंत्रिका कोशिका का आकार जो है कि स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब आप देखेंगे तो तंत्रिका यहाँ पे आप जो है कि देखेंगे, तो यहाँ से मैं जो है कि बनाया हूँ कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, तो एक कोशिकी अमीबा का इसमें उदाहरण है। और यहाँ पे कुछ जीव कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न आपका, कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका हम लोग किसे कहेंगे, तो कोशिका हम लोग उन्हीं को कहेंगे सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, और सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो कोशिका कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न, श्रम विभाजन किन जीवों में होता है, तो श्रम विभाजन होता है मुख्य रूप से यहाँ पर बहुकोशिकी जीवों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो बहुकोशिकी जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है और आमाशय भोजन का पाचन करता है। तो यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम में बन सकता है, इसको जो है कि आप कैप्चर करिएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न, तो प्रत्येक कोशिका में कौन से गुण दिखाई देते हैं, तो प्रत्येक कोशिका में जो है कि दिखाई देते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये प्रत्येक कोशिकाओं में ये गुण दिखाई देते हैं, जिसको आप जो है कि याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग 10 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो एक एक लाइन में जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और जैसे कि आप जब एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और देखिए, मैं खुद पढ़ के ये आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो देखिए मेरी बहुत मेहनत लगी है। और देखिएगा फ्रेंड्स, जब आप चैनल पे कमेंट करते हैं और जब आप जो है कि अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, तो हमें जो है कि बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न हमारा, देखिए कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली, और यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न, यहाँ से कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली ये होती है वर्णात्मक परागम्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स जब आप जाएंगे तो देखिए, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न मैं बनाया था। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न, विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कैसी होती है। तो विसरण जो प्रक्रिया होती है, इसमें गैस की गति होती है हमारी उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विसरण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें गैस की गति हमारी उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर होती है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। और जब आप जो है कि देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन
कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ सकते हैं। और हमने देखा कि कुछ पदार्थों की गति उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर होती है। तो इसमें जो है कि गैसों का विसरण होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, और ये सारी गैसें हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न भी आपका क्लियर होता है। और प्रश्न नंबर 12 की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है कि विसरण प्रक्रिया के द्वारा हमने ऊपर अभी दिखाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। तो विसरण के द्वारा निकलती है, इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 13 नंबर का प्रश्न, अगर कोशिका को अल्प परासरण दाबी विलयन में रखते हैं तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोशिका पर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा कोशिका फूलने लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न जो है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे पादप कोशिकाओं में शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखे तो, और यहाँ पे जब आप परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। और इसमें जो है कि यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर आने जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। ठीक है, तो इसको जो है कि मैंने यहाँ से प्रश्न बनाया था बहुत ही बारीकी से, और BPSC भी बहुत ही बारीकी से प्रश्न पूछ रहा है, यह आपने देखा होगा। ठीक है, और आपने देखा होगा यहाँ से 14 नंबर का प्रश्न, यदि कोशिका के बाहर विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो विलयन क्या होगा। तो विलयन यहाँ पर होगा फ्रेंड्स अति परासरण विलयन। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा अति परासरण, यदि देखिए कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, अति परासरण दाबी विलयन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्रश्न आपका बनाया था। ठीक है, और देखिए यहाँ से अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका के फूलने का कारण क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर का प्रश्न, अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका के फूलने का कारण क्या है। तो यहाँ पे जल का कोशिका के अंदर आना, यही जो है कि कोशिका के फूलने का कारण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये मैंने जो है कि आपका जो है कि दिखाया था। और यहाँ पे देखिए जल के अणु, यहाँ पे देखिए जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि कोशिका जो है कि कोशिका के अंदर गया। ठीक है, जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। तो ये जो है कि आपका फैक्ट है। और यहाँ से देख पा रहे होंगे आप 16 नंबर का प्रश्न, एक कोशिकीय जीव प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो एंडोसाइटोसिस, यहाँ पे देखिएगा एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही साइंस के नाम होते हैं, एंडोसाइटोसिस। और ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी, देखिए एंडोसाइटोसिस, ये जो है कि इसके द्वारा एक कोशिकीय जीव जो है कि एंडोसाइसिस के द्वारा भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और यहाँ पे जब आप देख पा रहे होंगे कोशिका झिल्ली लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन अथवा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे अमीबा अपना भोजन इसी प्रकार जो है कि प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि अमीबा किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन जो है कि प्राप्त करता है, तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, और देखिएगा आगे
यहाँ से जो है कि आपका 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पादप कोशिका भित्ति किन अणुओं से बनी होती है, यानी कि जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किन अणुओं से बनी होती है, तो ये जो है कि सेलुलोज के अणुओं से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए, देखिए पादप कोशिका की भित्ति ये सेलुलोज के अणुओं से बनी होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जीव में देखिएगा अमीबा भी आता है और पैरामीशियम और क्लेमिडोनास, ठीक है। तो उपयुक्त जो है कि सभी जो है कि आपके राइट आंसर हैं, ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एक कोशिकीय जीव में आप नोट कर लीजिएगा अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमिडोनास, ठीक है। और यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि देख पा रहे होंगे, एकमात्र कोशिकी स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, ठीक है, अमीबा, क्लेमिडोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ही हो सकती है, ठीक है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो मैंने यहाँ से प्रश्न बनाया था और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 100% बनेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे, क्रोमोसोम किसका बना होता है, तो क्रोमोसोम फ्रेंड्स यहाँ पे बना होता है, क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ए व बी दोनों, ठीक है। तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, देखिए क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, यहाँ से मैंने प्रश्न को बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप नोट डाउन करिएगा कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है, यानी कि कोशिका का जो अपशिष्ट होता है उसको निपटाने वाला तंत्र कौन सा है, तो उसको जो है कि निपटाने वाला तंत्र यहाँ पर है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसका कार्य ये होता है कि कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को ये निपटाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला जो है कि तंत्र है, ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका के अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है जो मैं कैप्चर किया हूँ और आप भी कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 21 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसको कोशिका का बिजली घर कहते हैं जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, यानी कि कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं और जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, तो वो है माइटोकांड्रिया, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिएगा माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है। तो ये जो है कि आपका यहाँ पे देखिए माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है और माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं हाईलाइट किया हूँ, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे प्रश्न नंबर 22, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक चीज़ क्या है, तो पौधों में जो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत अधिक आवश्यक चीज़ क्या है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से जब आप जाएंगे तो देखिए पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जो है कि दिया गया है आपके जो है कि बुक में, क्लास 9th के बुक में दिया गया है और मैं जो है कि हाईलाइट भी किया हूँ, पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका जो है कि चैप्टर नंबर 5 का भी MCQs कंप्लीट होता है। और यहाँ से अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 के MCQs को कंप्लीट करेंगे। और देखिए इन तीनों चैप्टर से लगभग 10 प्रश्न आपके TRE3 री एग्ज़ाम 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में पूछा गया था और PRT में भी पूछा गया था 9 to 10th वाले में, यानी कि साइंस में से जितने भी पोर्शन में साइंस पूछा गया था इन तीनों चैप्टर से आपके जो है कि प्रश्न बने थे। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा अमीबा में सभी कार्य कितने कोशिका तंत्र द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है और बना भी है। और यहाँ से देखिएगा अमीबा में सभी कार्य कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो ये जो है कि संपन्न किए जाते हैं आपके ऑप्शंस नंबर 1 यानी कि ए, ठीक है। तो यानी कि एक
अमीबा में सभी कार्य एक कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यानी कि साफ तौर पे जो अमीबा होता है वो एक कोशिकी जंतु है, एक कोशिकी प्राणी है। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए अध्याय नंबर 6 में भी जैसे अध्याय नंबर 6 स्टार्ट होता है और यहाँ से सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की प्रक्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। तो यहाँ से प्रश्न आपका मैं बनाया था। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आपका पौधों में ऊतक कैसे होते हैं। तो पौधों में जो ऊतक होते हैं वो जीवित भी होते हैं और मृत भी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा आगे, और पौधों में स्थिर होते वे गति नहीं करते हैं चूँकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। और उनकी बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। तो मृत और जीवित दोनों कोशिकाएं होती हैं पौधों में। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन की जो है कि मूल इकाई जो है कि यहाँ पे है कोशिका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और यहाँ से देखिएगा आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों को कौन कौन से वर्ग में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभोज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक में जो है कि पौधों के ऊतकों को वर्गीकृत किया गया है। किसमें, विभोज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। और यहाँ से देखिए वृद्धि अथवा विभोज्य ऊतक तथा अस्थायी ऊतक जंतुओं में, यहाँ पे देखिएगा पौधों में वृद्धि एवं विभोज्य ऊतक तथा अस्थायी ऊतक, और जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूपी होती है। अतः जंतुओं में विभाज्य अथवा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। यानी कि पौधों में विभोज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक होते हैं। ये जो है कि आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से जो है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, और पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। यानी कि पौधों की जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उन क्षेत्रों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। तो विभोज्य ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहीं से प्रश्न आपका बना था जो मैं ऊपर आपको दिखाया था। ठीक है, और यहाँ पे अब जब देखेंगे, देखिए विभोज्य ऊतक और पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाते हैं के कारण ये ऊतकों को विभोज्य ऊतक भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ से यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल भी किया गया है, प्याज के मूल वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप कैप्चर करेंगे। और यहाँ से देखिएगा आपका जो है कि यहाँ से प्रारंभ के शीर्ष विभोज्य ऊतक जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। वहाँ उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में पार्श्व विभोज्य ऊतक कैम्बियम के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है कि प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा आगे, विभोज्य ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहीं से आपका प्रश्न बना था और बन भी सकता है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग होता है। यानी कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं ऊतकों का क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुकोशिकीय जीवों में गति, अंग और तंत्र का निर्माण और संदेशों का वाहक। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। ठीक है, तो मनुष्यों में पेशी कोशिका फैली और सिकुड़ती है जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन में था। और यहाँ से देखिए दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। तो यही तीनों ऑप्शंस थे जो कि आपके जो है कि प्रश्न में दिए गए थे। ठीक है, और यहाँ से अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में कैसा होता है। तो ये होता है विशिष्ट और असीमित, विशिष्ट और सीमित दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा वृद्धि अथवा विभोज्य ऊतक, अस्थायी ऊतक जंतुओं में वृद्धि अधिक एकरूप होती है। जंतुओं में विभाज्य अथवा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, और अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अधिक विशिष्ट व
सीमित होता है। तो यही आपका जो है कि यहाँ पे ऑप्शन था, जटिल और विशिष्ट और सीमित। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से 8 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। शीर्षस्थ विभुज ऊतक पौधों के किस भाग में विद्यमान होता है? तो ये जो है कि विद्यमान होता है जड़ों के वृद्धि वाले भाग में और तने के वृद्धि वाले भाग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। शीर्षस्थ विभुज ऊतक पौधों के किस भाग में होता है? तो यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शीर्षस्थ विभुज ऊतक, ये जो है कि पौधों के ऊपरी वाले भाग में होता है, जैसे तना में। ठीक है, और प्रारोह के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रारोह के शीर्षस्थ विभोज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की प्रधि या मूल वृद्धि पार्श्व विभोज्योतक कैम्बियम के कारण होता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका एक बना था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तने की परिधि या मूल में वृद्धि किस कारण होती है? तो तने की वृद्धि या मूल में वृद्धि यह होती है पार्श्व विभोज्य ऊतक के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है। और यहाँ से मैं प्रश्न आपका बनाया था, यहाँ पे जो है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शीर्षस्थ, हाँ यहाँ पे पार्श्व विभोज्य ऊतक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पौधों में विभोज्य ऊतक की स्थिति, तो पार्श्व विभोज्य ऊतक। ठीक है, तो यहीं से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिए पौधों में शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक का क्या कारण है? तो यहाँ से ये इसका कारण क्या है? तो जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना। तो शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक का क्या कार्य है? तो जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करना। ये मैं जो है कि आपको ऊपर बताया था। और यहाँ पे एक बार और यहाँ पे बता दूँ, प्रारोह के शीर्षस्थ विभोज्य ऊतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं तथा ये उनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोज्योतक के कारण होता है। तो शीर्षस्थ अस्तित्व जो विभोज्य ऊतक होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो इनकी लंबाई में वृद्धि करना होता है। ठीक है, किसमें? तो पौधों में। ठीक है, अंतर्वृष्ट विभोज्य ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं? तो अंतर्वृष्ट विभोज्य ऊतक पौधों में जो है कि ये उपस्थित होते हैं पौधों में पर्व संधियों के पास में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से जब आप देखेंगे अंतर्वृष्ट विभोज्य ऊतक कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपका मैं बनाया था और आपके एग्जाम में भी बन सकता है। ठीक है, तो कैप्चर करिए। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, विभोज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति खोकर किसका निर्माण करती हैं? तो अस्थायी ऊतक का जो है कि निर्माण करते हैं शक्ति खोकर। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न आपका बना था जो कि मैं आपको ऊपर दिखाया था। और यहाँ से जब आप देखेंगे विभोज्य ऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? तो एक विशिष्ट कार्य करती हैं, विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न मैं बनाया था। और यहाँ से जब आप देखेंगे विभोज्य ऊतक की कोशिकाओं में क्या होता है? तो विभोज्य ऊतक की कोशिकाओं में होता है अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब आप जाएंगे 14 नंबर के प्रश्न की तरफ, तो देखिए पैरेनकाइमा ऊतक कैसा होता है? यानी कि जो पैरेनकाइमा ऊतक होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स, पैरेनकाइमा ऊतक सरल कोशिका का बना होता है, ये भी है सही। और पौधों की सहायता को प्रदान करता है पैरेनकाइमा ऊतक। और पैरेनकाइमा जो ऊतक होता है भोजन का जो है कि भंडारण करता है। यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और देखिए पैरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं को प्राय बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं, ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण कुछ पैरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होता है। और यहाँ से देखिएगा एक और ऑप्शन यहाँ से, यह पौधों के विभिन्न भागों पत्ती तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो ये पैरेनकाइमा है। ठीक है, और यहाँ से जब आप जाएंगे आगे, सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? यानी कि सरल अस्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? तो सरल अस्थायी ऊतक हैं कैलेनकाइमा और पैरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। ठीक है, तो यानी कि उपरोक्त सभी जो है कि राइट आंसर है। ये सभी क्या हैं? सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ से जब आप जाएंगे, यहाँ से देखिएगा सरल अस्थाई ऊतक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेडिंग, और यहाँ से देखिए पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थाई ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं, ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं और भोजन का भंडारण भी करती हैं। और जब इसके नीचे जाएंगे तो देखिएगा विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक, यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक में क्या है, पेरेन्काइमा है और कालेन्काइमा है, और जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो तीसरा यहाँ पे क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार थे, और इन तीनों जो है कि प्रकार में आप जो है कि देखेंगे यहाँ से 16 नंबर का प्रश्न, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब फ्रेंड्स आप यहाँ से 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो सरल अस्थायी ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो सरल अस्थायी ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर है। वो सरल अस्थायी ऊतक जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरेन्काइमा में होता है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो इन स्थितियों में कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न बना था। और यहाँ से जब आप जाएंगे, जिन पेरेन्काइमा के लिए बड़ी गुहिकाएँ होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे यहाँ पे एरेन्काइमा। ठीक है, तो एरेन्काइमा ऑप्शन नंबर सी। और एरेन्काइमा का कार्य क्या होता है, तो एरेन्काइमा का कार्य ये होता है कि पौधों को तैरने के लिए हवा की बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, उसे हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो एरेन्काइमा के बारे में यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जिन कारण ये जल में उतरती हैं इस प्रकार पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, ये जो है कि पौधों में लचीलेपन कुछ अन्य अस्थायी ऊतक कालेन्काइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों पत्तों में टूटे हुए लचीलेपन लाता है तथा पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो ये जिसके कारण ये जल में उतरते हैं या तैरते हैं, तो एरेन्काइमा के द्वारा ये संभव है। और यही जो है कि प्रश्न में बनाया था। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 19 नंबर का प्रश्न, क्लोरेन्काइमा ऊतक की भित्ति किस कारण मोटी होती है, तो ये लिग्निन के कारण जो है कि मोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना बारीकी से प्रश्न बना है, और इसी तरह बारीकी से आपके एग्जाम में भी प्रश्न बनेगा। तो आपको जो है कि सभी प्रश्नों को कैप्चर बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, देखिए इस स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की भित्ति किस कारण मोटी है, तो ये लिग्निन के कारण जो है कि मोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से देखिए साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलकों को देखा। देखिए नारियल का जो छिलका होता है ये स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। ठीक है, और इन ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। तो यहाँ पे लिग्निन के कारण मोटी होती है, यहाँ पे यही मैं प्रश्न को बनाया था। और यहाँ से जब आप फ्रेंड्स आगे जाएंगे 20 नंबर के प्रश्न की तरफ, तो देखिए एपिडर्मल कोशिका पौधों की किस तरह रक्षा करती है। तो एपिडर्मल जो कोशिका होती है ये पौधों की किस तरह रक्षा करती है, तो ये जो है कि पौधों की रक्षा करती है जल की हानि के विरुद्ध, और यांत्रिक आघात में रक्षा करती है, और परजीवी कवक के प्रवेश को रोकती है। तो इस प्रकार जो है कि रक्षा करती है एपिडर्मल कोशिका पौधों की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, वह कोशिकाओं की सबसे बड़ी परत एपिडर्मिस है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों में मिलने वाली पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो जाती है, जल को क्षय से बचाव के लिए महत्वपूर्ण, और पौधों की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी होती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 20 भी शायद यहाँ पे लिख दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए। और यहाँ से देखिएगा एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह प्रायः एक मोम जैसी प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कि प्रश्न बना था। और यहाँ से देखिएगा रक्त किस प्रकार का ऊतक है,
तो रक्त जो है कि एक तरल संयोजी ऊतक है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। रक्त एक क्या है, तो रक्त एक जो है कि तरल संयोजी ऊतक है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक, ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से जब अब 22 नंबर के देखिए, यहाँ पे संयोजी ऊतक में रक्त का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, तो ये तरल होता है इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। और यहाँ से जब आप फ्रेंड्स जाएंगे यहाँ से 22 नंबर के प्रश्न की तरफ, तो देखिए तंत्रिका ऊतक, जो तंत्रिका ऊतक होता है ये किस चीज़ का बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। तो तंत्रिका ऊतक जो है कि ये बना होता है न्यूरॉन का। ये आपके जो है कि TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है, इसको जो है कि आप देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तंत्रिका ऊतक किस चीज़ का बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है, तो ये न्यूरॉन का बना होता है। और यहाँ से जब आप देखेंगे पेशी ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पेशी जो ऊतक होते हैं ये रेखित, आरेखित और कार्डिक होते हैं, यानी कि सभी जो है कि उपयुक्त राइट आंसर हैं ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पेशी ऊतक के प्रकार हैं, कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, रेखित, आरेखित और कार्डिक, ठीक है। यहाँ से इसको कैप्चर करेंगे। और ये दोनों प्रश्न देखिएगा, पेशी ऊतक के प्रकार, तो पेशी ऊतक के प्रकार देखिए रेखित, आरेखित और कार्डिक होते हैं। और तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। तो यहाँ से आपका जो है कि एक प्रश्न और यहाँ से आपका एक प्रश्न, ठीक है। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक हैं, तो पौधे के ऊतक जो है कि विभोज्य ऊतक और अस्थाई ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। पौधों के ऊतक कौन है, विभोज्य ऊतक और अस्थाई ऊतक, ठीक है। तो यहाँ से जो है कि आपके बुक में से दिया गया है। देखिए पौधों के जो है कि ऊतक या पादप, देखिए पादप या पौधे दोनों एक ही बात है। तो पौधों के ऊतक जो है कि 2 प्रकार के होते हैं, विभोज्य ऊतक और अस्थाई ऊतक, ठीक है। तो ये आप जो है कि यहाँ से कैप्चर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। फ्रेंड्स आज की क्लास में आपने क्या किया, तो क्लास 9th के NCERT साइंस में देखिए टोटल आपके 12 चैप्टर हैं, जिसमें आपने टोटल आज जो है कि 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कल हम लोग फ्रेंड्स पार्ट जो है कि 2 में जो है कि बचे हुए टोटल आपके 6 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और क्लास 10 की NCERT ज्योग्राफी जो है कि सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। वहाँ पे आप जो है कि नहीं देखें तो जाकर फ्रेंड्स देख लीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास फ्रेंड्स आपको कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्त चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद,